कैसे हो आप? क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस। पिछले वीडियो तक हमने कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 10 to 19 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स को रीडिंग कर लेता हूं कि कहीं मिस्टेकली कहीं से का क्वेश्चंस कहीं लिखते समय मिस्टेक भी हो जाता है, माइनस प्लस का, तो आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो ये देखिए कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं कर सकते कि तो मैं परफेक्टली बता पा रहा हूँ कि माइनस प्लस का कैलकुलेशन बहुत तेज़ी में करने में हो सकता है, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है। तो कोशिश हमें यही करना है कि हमारा मिस्टेक नहीं हो, ना आपका हो ना हमसे हो मिस्टेक, ठीक है। और जैसे कि एक क्वेश्चन आपने पिछले एक्सरसाइज में बताए थे कि सर ये मिस्टेक हो गया है, तो मैंने उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया था। तो चलिए आज देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i माइनस 4j प्लस 5k है एंड i माइनस 2j माइनस 3k। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल पूछा है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया पूछा है। अगर किसी पैरेललोग्राम को ड्रा किया जाए तो पैरेललोग्राम की एरिया तो शायद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड कर लिए, ठीक है ना। और एडजेसेंट साइड दे दिया है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस दिया है। मान लीजिए ये एडजेसेंट साइड है, ए इसको मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। हमने वेक्टर ए बी जो साइड है इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं 2i माइनस 4j और 5k है, ठीक है। और वेक्टर AD मान लेते हैं हमारे पास AD है इसके एडजेसेंट में, और वेक्टर AD कितना होगा i माइनस 2j एंड माइनस 3k। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जो पास पास से निकले हुआ साइड हो, ठीक है ना। ये एक ही वर्टेक्स बना रहे हो, तो ये एडजेसेंट साइड दे दिए गए हैं। आपसे पूछा है एक यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल पूछा है, पैरेलल टू इट्स डायगोनल। मान लीजिए हमने डायगोनल्स को ये ड्रा करते हैं, ये डायगोनल हो गया हमारे पास, ठीक है ना। हमने डायगोनल ऐसे मान सकते हैं। पैरेलल टू इट्स डायगोनल क्या होगा, अगर हम डायगोनल की बात करें, जैसे मान लीजिए BD फाइंड करते हैं, तो BD फाइंड करने के लिए आप निकाल लीजिए क्या, DA प्लस AB इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, BD हो जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में चल लीजिए, मान लीजिए DB चल रहे हैं, आपको ये डायगोनल DB निकालना है, तो आप चलिए DA प्लस AB चल दीजिए। सम ऑफ द इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रायंगल काम कर जाएगा, और जो कि इक्वल होगा इन दिस टू वेक्टर का, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए, आप मान लीजिए DB फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर क्या फाइंड कर रहे हैं DB, तो आप इस केसेस में जो DA मान लीजिएगा, इसको AD न मानकर आप DA मान लीजिएगा, ठीक है ना। इसे क्या मान लेंगे, DA प्लस AB मान लीजिएगा। तो और इसकी एरिया फाइंड करनी, एरिया तो निकल जाएगा, तो आप इसको लिख दीजिए DA मान लेते हैं, ठीक है। DA, ये DA हो गया और AB हो गया, और ये हो गया हमारे पास दिस एंड दिस। तो आपसे फाइंड करना है सबसे पहले डायगोनल वेक्टर DB इज इक्वल टू DA प्लस वेक्टर AB कर लीजिए। तो DA कितना आएगा, DA प्लस AB दोनों ऐड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 3i माइनस 6j एंड प्लस 2k आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वह आ गया डायगोनल वेक्टर DB आ गया। और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर DB का निकालना है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर ऑफ DB, आप वेक्टर DB विच इज इक्वल टू 3i माइनस 6j एंड प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे। 40 और 49, ये 40 होगा 49, दैट मीन्स 7 आ जाएगा। तो 3 अपॉन 7i माइनस 6 अपॉन 7j माइनस 6 अपॉन 7j प्लस 2 अपॉन 7k आ गया। चलिए, तो आपका आ गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इससे डायगोनल आ गया। नाउ एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इट्स साइड की बात कर लेते हैं। तो दोनों साइड की लेंथ दे दी गई है, एडजेसेंट साइड दिया गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। क्या है साइड, 2i माइनस 4j एंड प्लस 5k का क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड कर लीजिए, किसके साथ, i माइनस 2j माइनस 3 के साथ, i माइनस 2j एंड माइनस 3 के साथ, ठीक है ना। तो डायगोनल फॉर्म करना, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो ये कितना आ जाएगा,
हमारे पास हो जाएंगे आई जे एंड के, और ये हो गया 2 माइनस 4 5, ओके ये के लिख दिया हूँ, और इंटू 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कितना आता है। आई यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 एंड प्लस 10, ठीक है ना, और माइनस जे लेंगे प्लस माइनस प्लस रिगार्डिंग एक्सपेंड, ये तो सब नॉर्मली आप लोग कर लेते हैं वैसे। तो जे वाला कितना आएगा माइनस 6 और माइनस 5, और के लिए क्या कर सकते हैं, के के लिए क्या करेंगे आप, के लिए आप लिख दीजिए माइनस 4 प्लस 4, माइनस 4 एंड प्लस 4। सो यह आ जाएगा 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22i, और यहाँ पर माइनस 6 माइनस 5 इज माइनस 11, सो प्लस 11j, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 22i प्लस 11j आ गया, जो कि क्या आ जाएंगे, इसका मॉडुलस निकालना है। पहले तो इसको हमने डायगोनल फॉर्म में सॉल्व किए, अब इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कितना आएगा इन दोनों का, क्रॉस प्रोडक्ट आपका यह आ गया, लिख लीजिएगा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का फाइंड किया, उसके बाद उसका मॉडुलस फाइंड कर लीजिए। तो यह आ गया 22i प्लस 11j, सो मॉडुलस इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 11 और अंडर रूट, यहाँ पर देखिए 11 कॉमन ले लिया, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5, सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, इतनी यूनिट आ जाएगी, स्क्वायर यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना, इतना स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगी, 11 अंडर रूट 5 आ जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चंस को, मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर कर दिया, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद जितना क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मॉडुलस आप फाइंड कर लीजिएगा। ये आपका यूनिट वेक्टर पैरेलल आ गया, और वह एरिया आ गई 11 अंडर रूट 5 यूनिट है, आप इसको चेक कर सकते हैं स्क्वायर यूनिट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ आर 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। आपसे पूछा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर जो कि इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस है। अगर ऐसे केसेस में बात किया जाए कि एक वेक्टर जो इक्वली इंक्लाइंड है, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को ही मानना है। तो हम ये नहीं मान लें लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस एल्फा आई प्लस कॉस एल्फा जे एंड प्लस कॉस एल्फा कि ऐसा नहीं कहा कि डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म में मानना, लेकिन माना तो यही कह रहा है ना कि आपका पास एक वेक्टर होगा जो कि इक्वली इंक्लाइन ऑन एक्सिस है, मैंने उसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिख दिया, इक्वली इंक्लाइन है तो सारे एंगल अल्फा 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 मान लिया। ये नहीं पता कितने डिग्री के, 30 के नहीं लिख सकते, 40 नहीं लिख सकते, ठीक है ना, हमने उसको अल्फा अल्फा मान लिया। तो आपसे पूछा कि अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है तो वहां पर जो इक्वली इंक्लाइंड एंगल्स है डायरेक्शन कोसाइन उस समय क्या 1/√3 1/√3 1/√3 होगा, तभी जो इक्वली इंक्लाइंड होगा, या कुछ और भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में डायरेक्शन को यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में ही कहा था, है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में जो वेक्टर माना गया है, और जब डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में किसी वेक्टर को सपोज करते हैं तो वो वेक्टर हमेशा यूनिट वेक्टर बनता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 होगा, और इसमें यह मिल सकता है कि मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर कर लें तो यह आ जाएंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड 1/3, देन कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। तो आपसे पूछा है इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस है, हम अगर इसके पॉजिटिव एक्सिस की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू ओनली एक्यूट फॉर्म में लिया जाए, एक्यूट एंगल लिया जाए, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 होगा, और कॉस अल्फा अगर 1/√3 हो गया, इसका मतलब वेक्टर ए जो कि डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होना चाहिए, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी, कॉस अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, तो वेक्टर ए कितना आएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3 के एंगल को यहाँ पर ओनली एक्यूट एंगल लेंगे, और ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई वेक्टर लिखा नहीं, यहाँ पर पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस है। अगर इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस पर होगा मतलब एक्सिस के साथ अगर बराबर एंगल बताएंगे तो वह एंगल जो बनेगा वो 1/√3 1/√3 1/√3 होगा, तब ये बराबर एंगल बनेंगे, ठीक है।
ना क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12, 13 एंड 14, इनको ध्यान से देखिएगा। इसको रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपने 11 देखे, ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 10 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को। और क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। ये CBSE 2000 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन 2-3 तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो दिया हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है लेट वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस 4j एंड प्लस 2k, वेक्टर B इज इक्वल टू 3i माइनस 2j एंड प्लस 7k एंड वेक्टर C इज इक्वल टू 2i माइनस j एंड प्लस 4k। ये 3 वेक्टर दे दिया A B C। फाइंड वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू A B एंड C डॉट D इज इक्वल टू 15 दिया है। फाइंड वेक्टर D आपको फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर A के, D इज परपेंडिकुलर है वेक्टर B के, और कंडीशन दिया है वेक्टर D डॉट C या C डॉट D इज इक्वल टू 15 दिया है। आपसे उस वेक्टर D के बारे में पूछा जा रहा है। वो वेक्टर D कितना होगा आपको बताना है। कंडीशन देखिए क्लियर है। A B C 3 वेक्टर्स हैं जिसमें एक वेक्टर D है जो कि A और B के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड द C डॉट D इज इक्वल टू 15। तो वेक्टर D कितना होगा, आप उस वेक्टर D को कोई भी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर कभी कभी दे देता है कि D A परपेंडिकुलर B परपेंडिकुलर और C की वैल्यू C डॉट D 0 दे दिया, या दे दिया कि A D डॉट B भी दे दिया 5 दे दिया। मान लीजिए इसका भी डॉट प्रोडक्ट कुछ दे दिया, इसका 15 दे दिया और ये 0 कर दिया। तो ऐसे केसेस में आपके जो इक्वेशंस बनेंगे वो 3 वेरिएबल इक्वेशन बनेंगे जिसको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा क्वेश्चंस को। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग आ सकती है, इक्वेशन बनाने का तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर D डॉट A और D डॉट B है, ठीक है ना। D परपेंडिकुलर टू A है और D परपेंडिकुलर टू B है। कौन सा वेक्टर है, वेक्टर D है। हम उस वेक्टर को मान लेते हैं। लेट वेक्टर D इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, हमने वो वेक्टर मान लिए, ठीक है। अब अगर D वेक्टर A के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर D इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A है, इसका मतलब होगा क्या कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो D वेक्टर कितना है, D वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk और डॉट प्रोडक्ट आप कीजिए A के साथ। A वेक्टर कितना है i प्लस 4j प्लस 2 के क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, i प्लस 4j एंड प्लस 2k, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट आप कीजिए x का i के कोफिशिएंट का, बिकॉज i का i के साथ ही होगा, i डॉट j तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा इक्वेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये कितना मिल जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x मिल जाएंगे, 4 इंटू i इज इक्वल टू प्लस 4y बन जाएंगे और 2 इंटू z इज इक्वल टू प्लस 2j विच इज इक्वल टू 0 आ गया। पहला इक्वेशन बन गया आपका। नेक्स्ट, व्हेन D इज परपेंडिकुलर टू B है तो ऐसे केसेस में वेक्टर D डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं वेक्टर D कितना xi प्लस yj प्लस zk डॉट B वेक्टर के लिए। B वेक्टर के लिए एक तरीका और होता है कि अगर एक वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर है तो ये वेक्टर D इस पैरेलल टू होगा इन दोनों के A क्रॉस B के अकॉर्डिंग, और D वेक्टर A क्रॉस B निकालने के बाद हम वैसे भी कर सकते हैं, वो भी बता देता हूं, मैं दोनों तरीके बता दूंगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो D वेक्टर है और D हो गया। B वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j एंड प्लस 7k इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा देयरफॉर 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x और माइनस 2 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस 2i एंड 7 इंटू जेड इज इक्वल टू प्लस 7z इज इक्वल टू 0 आ गया। ये नंबर 1 मान लीजिए, ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब बचा हमारे पास कौन सा, C डॉट डी इज इक्वल टू वेक्टर C डॉट डी इज इक्वल टू 15 चल रहा है। तो C वेक्टर कितना है 2i माइनस j एंड प्लस
4 के का डॉट प्रोडक्ट करना हमें xi प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के साथ विच इज इक्वल टू 15 होगा। या हम इसको लिख सकते हैं कितना 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई का जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो माइनस वाई और 4 इंटू जे इज इक्वल टू प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ये नंबर थर्ड हो गया। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको वापस इस इक्वेशन में इस वेक्टर में पुट कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई को हम यहाँ अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। देखिए पहला जो इक्वेशन मिला था वो x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 था। जब d डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट किए तो ये जो मल्टीप्लाई आया था वो ये है, ठीक है ना, लास्ट में लिखा है। और d डॉट बी कितना आया था, d डॉट बी है 3x माइनस 2y प्लस 7 z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस आपको मिले थे, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ लिखा। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से विच इज इक्वल टू x अपॉन, जब x लेते हैं तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना, बंद करते हैं और क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 4 माइनस 2 कोफिशिएंट ऑफ y और 2 and 7, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ j विच इज इक्वल टू y। अगर y लेंगे, देखिए कंडीशन किस तरह से मूव करती है, x y z। अगर x लेते हैं तो y कोफिशिएंट और z कोफिशिएंट, y का z से मल्टीप्लाई होगा, मतलब y का ऊपर नीचे माइनस नीचे ऊपर, ठीक है ना। या आप इसको लिख दीजिए y कोफिशिएंट पहले बाद में z का। अगर y लेते हैं तो पहले z का लिखना पड़ेगा और उसके बाद x का। लेकिन अगर उल्टा करना चाह रहे हैं कि पहले x लिख दें, जैसे इसका ऑर्डर चेंज कर दें, y अगर लेते हैं तो कोफिशिएंट आप सबसे पहले y के बाद क्या आ रहा है, z आ रहा है, तो y के बाद अगर z आएगा इसका मतलब z का कोफिशिएंट क्या है, 2 and 7 है, 2 और 7 ले लिए और उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 3, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। इसमें लोग आप यहाँ माइनस करते हैं, माइनस करने का मतलब होगा कि आप जब इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 1 3 पहले लिख दीजिए, बाद में 2 7 लिखेंगे तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना। और z अपॉन अगर लिखेंगे तो z अपॉन क्या होगा, पहले x बाद में y, इसका मतलब आ जाएगा यह 1 3 और बाद में y का मतलब यहाँ हो जाएंगे 4 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x अपॉन, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, 7 4 जा 28 और माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 28 प्लस 4 विच इज इक्वल टू y अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 7 एंड z अपॉन माइनस 2 एंड माइनस 12, ठीक है ना। यह आ गया 7 3 2 जा 6 एंड माइनस 7। तो इस इक्वल टू आप इसको लेमडा अगर सपोज कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 32 लेमडा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस लेमडा और z इज इक्वल टू माइनस 14 लेमडा। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है अभी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, ये वैल्यू आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आप रख दीजिए सी डॉट डी का जो प्रोडक्ट आया था उसमें पुट करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज किया था, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके जो थे। एक्स वाई जेड की वैल्यू आप पुट कीजिए सी डॉट डी, यहाँ पर 15 होगा ना, सॉरी ये 15 है, सी डॉट डी, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं और ये रब कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन आपका नहीं ज़रूरत है अब, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है। ये भी रब कर दिए, आपने इसको नोट कर लिए होंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, एक बार आप इसको देख लीजिए। चलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये वैल्यू जो आई है इक्वेशन नंबर 3 क्या है, सो इक्वेशन 3 क्या होगा, इक्वेशन 3 है 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15, या इसको लिख दीजिए 2, x की वैल्यू कितनी आई है 32 लेमडा माइनस y इज इक्वल टू कितना है माइनस लेमडा प्लस 4, z इज इक्वल टू कितना है माइनस 14 लेमडा विच इज इक्वल टू 15, विच इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये कितना आ जाएंगे 64 लेमडा एंड प्लस लेमडा माइनस 56 लेमडा विच इज इक्वल टू 15, 64 प्लस 1 इज 65 लेमडा माइनस 56 लेमडा इज इक्वल टू 15, यहाँ से मिल जाएगा 9 6 15 इज इक्वल टू, सो लेमडा इज इक्वल टू 15 अपॉन 9 एंड 3 5 जा 15 3 3 जा 9, 5 अपॉन 3 लेमडा की वैल्यू आ गई। तो एक्स वाई जेड कितना आएगा, एक्स वाई जेड लाने के लिए क्या करना है, फिर आपने x की वैल्यू y की वैल्यू लेमडा के टर्म में फाइंड किए थे यहाँ पर, सो यहाँ लिख दीजिए, सो x इज इक्वल टू 32 लेमडा देन 32 एंड 5 अपॉन 3,
32 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो, 64 एंड प्लस लेमडा 65 और 56 ना, 9 6 15 हो जाएगा। तो 3 5 15 एंड 3 5/3, तो यह कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10 5 3 15 116 160/3 एंड y इज इक्वल टू माइनस लेमडा, सो माइनस एंड लेमडा इज इक्वल टू 5/3 है, वैल्यू पुट कर लेंगे तो -5/3 एंड z इज इक्वल टू -14 लेमडा, सो -14 इंटू लेमडा की वैल्यू 5/3, तो यहाँ रख दीजिए इंटू 5/3 70/3। सो वेक्टर डी आपसे पूछा गया था जो कि हमने सपोज किए थे xi प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के, xi प्लस वाई जे एंड जेड के, तो यहाँ से वेक्टर डी कितना मिल गया था, वेक्टर डी मिल गया, वेक्टर डी इज इक्वल टू 160/3i प्लस वाई इज इक्वल टू -5/3 है, सो -5/3 जे, ये y की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ से, और z की वैल्यू -70/3 है, तो -70/3 के ये आ जाएगा वो वेक्टर d जो कि a और k परपेंडिकुलर होगा a और b के, और c डॉट डी इज इक्वल टू 15 होगा। ठीक है, ये आंसर हम यहाँ नोट कर रख लेते हैं। ये हो गया, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताया था। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ और इसको दूसरे मेथड से देख लीजिए, आंसर नोट कर लीजिएगा। वेक्टर डी आ गया था 160/3i -5/3j एंड -70/3 के आ गया था। ठीक है, अब फिर से इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड से आपको थोड़ा सोचना जरूर पड़ेगा कि इसमें यहाँ पर दिया है कि d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a एंड b है। एक वेक्टर जैसे d वेक्टर है, ये d वेक्टर मान लीजिए एक लाइन है जो कि a और b के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन होगा a b के परपेंडिकुलर है, जैसे a और b के परपेंडिकुलर ये लाइन चल रही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर मान लीजिए a और b के परपेंडिकुलर, तो इनका a क्रॉस b जो प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो कैसा, जैसे a और b के परपेंडिकुलर यह है, तो जाहिर सी बात है ये जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका यूनिट वेक्टर n हो गया। ये ना होता यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन a एंड b है। इसका मतलब जो इनका a क्रॉस b होगा, a क्रॉस b होगा वह a क्रॉस b ही तो निकालते हैं हम, a क्रॉस b जो होगा वो पैरेलल हो सकता है किसके, यूनिट वेक्टर के, तो हमें इसमें यूनिट वेक्टर के पैरेलल होगा। देखिए जब एक वेक्टर दो अदर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उस कंडीशन में जो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो हमेशा इसके पैरेलल माना जाता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसे पास होगी इनका a क्रॉस b, a और b के परपेंडिकुलर n है, और इन दोनों a वेक्टर का और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे चलती है जो कि इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना, ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये 3D में भी पढ़ेंगे अभी आप। तो मैं यहाँ पर करूँगा कि अगर a क्रॉस b अगर फाइंड कर लिया जाए और a क्रॉस b पैरेलल टू किसके होगा, d के, बिकॉज d परपेंडिकुलर a और b के है, तो इसके मतलब हुआ कि a और b का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें और वो पैरेलल कर दें d के, तो d आराम से निकल आएगा, और d की वैल्यू यहाँ पुट कर लेमडा निकाल लेते हैं तो अपने आप हमारे पास d वेक्टर निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सिंस d सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन सेकेंड मेथड का, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। सिंस d इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड d इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देन वेक्टर d इज पैरेलल टू a क्रॉस b होगा, देन d इज पैरेलल टू a क्रॉस b होगा। यहाँ से a क्रॉस b निकाल लीजिए। सबसे पहले a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b निकालने के लिए i j k, और i की वैल्यू कितनी है 1 4 2 एंड 3 -2 कोफिशिएंट देख लीजिए एंड 7। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको प्लस माइनस प्लस से, तो ये आ गया i, और ये आ जाएंगे 28 एंड प्लस 4 माइनस j, इसको निकाल लीजिए, तो ये आ गया 7 -6, और k की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ k, तो ये आ जाएंगे -2 एंड 3 4 12 -12। सो ये आ जाएंगे टोटल कितना 32i एंड -j और -14k विच इज इक्वल टू a क्रॉस b आ गया, वेक्टर a क्रॉस b आ गया। सिंस d इज पैरेलल टू a क्रॉस b है, देन d इज पैरेलल टू a क्रॉस b होने का मतलब d इज इक्वल टू लेमडा a क्रॉस b हो सकता है।
जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो a इज इक्वल टू लेमडा बी लिखा करते हैं। इसका मतलब d इज पैरेलल टू a क्रॉस b है तो d इज इक्वल टू लेमडा a क्रॉस b हो जाएगा। और यहाँ से लेमडा a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है 32i माइनस जे माइनस 14k। इसमें आप वेक्टर d पूरी तरह से फाइंड कर लीजिए तो यह आ गया 32 लेमडा माइनस लेमडा 32 लेमडा i, ओके, माइनस लेमडा जे और माइनस 14 लेमडा के। ये वेक्टर डी आ जाएगा 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे माइनस 14 लेमडा के। ये आ गया वेक्टर डी की वैल्यू। वेक्टर डी आ गया। अब वेक्टर डी के लिए कंडीशन दिया है कि सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 है। सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 अगर दिया है, सिंस C डॉट डी इज इक्वल टू 15, तो C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 4k और डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए D के साथ 32 लेमडा आई है ना, 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे माइनस 14 लेमडा के माइनस 14 लेमडा के इज इक्वल टू 15। यहाँ से मिल जाएगा 64, यहाँ देखिए 64 लेमडा और माइनस लेमडा प्लस लेमडा दैट मीन्स लेमडा और माइनस 56 लेमडा इज इक्वल टू 15। तो ये 9 हो गया था ना, वहाँ पर भी 9 हुआ था, तो 9 लेमडा इज इक्वल टू 15, सो लेमडा इज इक्वल टू 3 5 15, ये आ गया 5/3 और ये 5/3 वापस आप वेक्टर डी में पुट कर लीजिएगा। सो वेक्टर डी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये वैल्यू में पुट कर लीजिएगा लेमडा की वैल्यू, तो कितना आएगा 32 लेमडा आई, इसमें लेमडा की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 32 इंटू 5/3 आई और माइनस लेमडा जे है, लेमडा की वैल्यू 5/3 है तो यह आ जाएंगे 5/3 जे और इसी तरह से माइनस 14 लेमडा के है तो यह आ जाएंगे 14 इंटू 5/3 के। ये आपको मिल जाएंगे वेक्टर डी। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, वही आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना, 32 माइनस 5/3 एंड माइनस 70। तो आप इन दोनों तरीकों को अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड था और मैंने वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट मेथड बताया था। एक बार नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलें। फिर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के with a unit vector along the sum of 2i plus 4j minus 5k and lambda i plus 2j plus 3k is equal to 1, so find the value of lambda। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है वो कहाँ है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के का स्केलर प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर के साथ करने पर ये आपका 1 आ रहा है। और वह यूनिट वेक्टर क्या होगा, वह यूनिट वेक्टर इसने कहा है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर, जो आपके सम ऑफ वेक्टर करेंगे, ये दोनों वेक्टर का जो a और b दो वेक्टर दिए गए हैं, कौन कौन से वेक्टर, 2i प्लस 4j माइनस 5k और लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k का जो सम होगा उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए और उस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट i प्लस जे प्लस के साथ करने पर 1 मिलेगा और उस यहाँ पर 1 करने पर आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी। कंडीशन मैंने लिख दिया, यूनिट वेक्टर के साथ होना चाहिए। यूनिट वेक्टर जो है सम ऑफ वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले सम ऑफ वेक्टर फाइंड कर लीजिए। जैसे देखिए सम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू, जैसे वेक्टर क्या क्या दिया है 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड प्लस लेमडा i प्लस 2j एंड प्लस 3k। सम ऑफ द वेक्टर देखा जाए तो i और i को ऐड कर लें तो 2 प्लस लेमडा i 4j प्लस 2j इज इक्वल टू 6j माइनस 5k एंड प्लस 3k इज इक्वल टू माइनस 2k हो गया। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मतलब इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे, 2 प्लस लेमडा i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 36 एंड माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने जो वेक्टर गिवन था उस वेक्टर के सम फाइंड करने के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए जो कि डिपेंड करेगा 2 प्लस लेमडा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ i j एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड निकल आता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएंगे 2 प्लस लेमडा i प्लस 6j माइनस 2k
-2k अपॉन अंडर रूट, इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिखा जा सकता है लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, है ना, प्लस 4 लेमडा, और प्लस 4 मिलेगा तो 60, यहाँ पर 36 प्लस 4 इस 40 प्लस 44 मीन्स ये आ गया 44 आ गया। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे प्लस के साथ 1 करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए देन i प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ 2 प्लस लेमडा i प्लस 6j, देखिए 2 प्लस लेमडा i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i इंटू, देखिए i कोफिशिएंट तो 2 प्लस लेमडा, तो यहाँ आ जाएंगे 2 प्लस लेमडा, और 6j है और j मीन्स यहाँ पर मिल जाएंगे 6 माइनस 2k एंड k दैट मीन्स -2 अपॉन अंडर रूट लेमडा स्क्वायर। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा एंड प्लस 44। सो -2 कैंसिल कर लें, सो लेमडा प्लस 6 इन दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं विच इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा एंड 44 हो जाएगा। एक्सपेंड कर लीजिए, लेमडा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 36 एंड 6 12 लेमडा मिल जाएगा विच इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा एंड प्लस 44। लेमडा स्क्वायर टू लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा is equal to 44 minus 36, 8 lambda is equal to 8, so lambda is equal to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है और वहाँ पर लेमडा की वैल्यू, और समटाइम्स लेमडा की जगह कुछ और वैल्यू भी चेंज कर पूछी जा सकती है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक बार इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी रह जाएंगे। आप ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल जैसा है, इसलिए एग्जाम्पल को आप जरूर पढ़िएगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल को। इसमें दिया है इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड so that vector A plus vector B plus vector C is equally inclined to vector A, B and C। मतलब A plus B plus C एंगल बराबर एंगल बना रही है वेक्टर A, B और C के साथ, और इसमें कंडीशन दिया है कि A, B, C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। पहले इस कंडीशन को देखा जाए, इफ A, B, C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो म्यूचुअली का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं वेक्टर सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होगा, बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहे हैं, और साथ ही साथ इक्वल मैग्नीट्यूड दिया है। देन लेट कर लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी या मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू हमने पी मान ली, बिकॉज इनके मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होना चाहिए। तो आपको शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी का एंगल a के साथ, b के साथ और c के साथ बराबर बन रहा है। अगर एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, a b c से, और ये दिया है तो आपने ये वैल्यू फाइंड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे उसी के साथ, a प्लस बी प्लस सी के साथ। तो ये कितना आया था, डॉट प्रोडक्ट आप लोग पहले भी पढ़ लिए थे, ये कितना आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर एंड प्लस 2 वेक्टर a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर मिल गया था। यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c के होल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है।
देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर, वेक्टर बी का मॉडुलस कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, पी है, सो पी स्क्वायर, एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, पी स्क्वायर, प्लस ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू, ए बी बी सी एंड सी ए इज इक्वल टू टोटल 0 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर मिल जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू √3p, बिकॉज मैग्नीट्यूड इसलिए वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, √3p आ गया। नाउ एंगल पूछा है, एंगल फाइंड करने के लिए आप निकालिए cos थीटा। आप देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या लिखते हैं, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का हम एंगल फाइंड करते हैं, डॉट ए करते हैं, तो ये कितना आता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा होता है। तो इसमें अगर कहा जाए तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू cos थीटा। मैंने यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई किया वो a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा अप्लाई किया, ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a का a के साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, a का b के साथ मीन्स b डॉट a प्लस c का a के साथ c डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √3p है, तो इसको लिख दीजिए √3p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू p, सो यहाँ आ जाएंगे p cos थीटा। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी है, तो यहाँ लिख दीजिएगा पी स्क्वायर प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू, देखिए ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए आपस में 0 था, तो बी डॉट ए भी 0 हो गया, सी डॉट ए भी 0 हो गया, और यहाँ हो गया √3p स्क्वायर एंड कॉस, इसको मान लीजिए θ1 मान लेते हैं, इनके बिटवीन एंगल θ1 मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ए के साथ θ1 एंगल बना रही है। तो यहाँ देखते हैं कितना आएगा, सो p स्क्वायर अपॉन √3p स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos θ1, तो यहाँ से θ1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन √3 मिल गया। सिमिलरली आपको फाइंड करना है। उसके बाद सिमिलरली आप चाहें सिमिलरली अगर a प्लस बी प्लस सी का एंगल b के साथ फाइंड करते हैं, देन आपको क्या मिलता है, cos θ2 मान लेंगे तो वह भी आपका इतना ही आएगा, कितना आएगा 1 अपॉन √3 आएगा, एंड cos θ3 आप निकालेंगे तो वह भी 1 अपॉन √3 आएगा। एक निकालने के बाद सिमिलर लिख दिया करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब कंडीशन एक ही है, बस यहाँ b बदल जाएगा, c बदल जाएगा, तो तीनों एंगल आपस में बराबर आए। क्वेश्चन भी आपसे पूछा है दीज आर इक्वली इंक्लाइंड, तो लिख सकते हैं सो a प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर a वेक्टर b एंड c। ये आप लिखने के बाद एक फाइंड करने के बाद बाकी सिमिलर लिख दीजिएगा, जो कि आप मान लीजिएगा लेट द एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी इज a प्लस बी प्लस सी इंटू a डॉट a इज इक्वल टू θ1 एंड एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर b इज θ2 एंड एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड c इज θ3। तो cos θ1 cos θ2 cos θ3 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे जो कि इक्वली इंक्लाइंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिसलेनियस के एग्जाम्पल में भी पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। गिवन a नॉट वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों 0 वेक्टर नहीं है। कंडीशन दिया है हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ये तभी पूछा है जबकि a एंड b परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b का डॉट प्रोडक्ट करते हैं a प्लस b के साथ,
तो a डॉट ए मल्टीप्लाई आप शो कर दीजिएगा, ठीक है ना, और b का a के साथ करेंगे तो b डॉट ए, नेक्स्ट b a मीन्स a डॉट b, और नेक्स्ट आ जाएंगे वेक्टर b डॉट वेक्टर b। a डॉट ए को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, b डॉट ए और a डॉट b इक्वल होते हैं, इसलिए इसको लिख दीजिएगा 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। यहाँ दिखा दीजिएगा कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट ए, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये आपका इक्वल इसके लिखना है, इसका मतलब इफ यहाँ पर इफ a वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b होगा, देन वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 0 होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, और यहाँ 0 लिख देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी डॉट ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर तभी हो पाएगा जब a डॉट b इज इक्वल टू 0 हो। तो ये कंडीशन पूछा है कि इफ एंड ओनली a एंड b आर परपेंडिकुलर, तो यस इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a प्लस b वेक्टर के होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, then a dot b is, if theta is angle between a and b, then vector a dot vector b is greater than equal to only when, कब ये इक्वल हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखिए a डॉट b अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a जब भी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जब भी आएगा वो हमेशा या तो इक्वल हो सकता है 0 के, या तो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ b भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू जब भी आएगी वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा। तो ओनली डिपेंड करता है कि ये तीनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना है तो इसका मतलब होना चाहिए cos थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से ग्रेटर देन हो, 0 हो या 0 से ग्रेटर देन हो। तो 0 अगर हो और 0 से ग्रेटर देन की बात करें तो रेंज आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है 0 टू 90, 0 से लेकर 90 दिया है, 0 से 90 दे दिया है। इसका मतलब इस रेंज में आपको cos थीटा की वैल्यू cos 90 इक्वल टू 0 नहीं मिल रही है, इसमें इक्वल टू नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका इसमें ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो सकता है बिकॉज यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2 है और cos 90 की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब ये रेंज में फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट रख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है सी ऑप्शन, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। सो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट हो जाएगा, जिसमें cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स है, मतलब ए और बी का मॉडुलस आपको पहले ही बता दिया, यूनिट वेक्टर होने का ये 1 है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। सो देन ए प्लस बी आपसे पूछा है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर कब होगा। आपसे पूछा है कि ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू π/4 हो, या थीटा इज इक्वल टू π/3 हो, या थीटा इज इक्वल टू π/2, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए और बी यूनिट वेक्टर है और हमें इसको यूनिट वेक्टर शो करना है। इसका मतलब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ, इसको लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस और डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जब इसको फाइंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, अभी आपने किए थे इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 वेक्टर ए डॉट बी, या इसको लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए डॉट बी को लिख दीजिए कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 थी, ये भी वैल्यू 1 है, प्लस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर कर दें कितना, cos थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए π/4 रखते हैं, हमने cos 45 की वैल्यू नहीं, cos 45 नहीं होगा क्योंकि 1/√2 आ जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे बिकॉज 1 + 1 2 हो गया, ठीक है ना, और 2 हो गए तो यहाँ कितना आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए अगर आप रखते हैं cos π/3 cos 60 की वैल्यू हो गया cos 61/2, ये भी नहीं होगा, न तो π/4 होगा
पाई बाई 4 इसका नहीं होगा, ठीक है ना, पाई बाई 3 भी नहीं होगा। अच्छा, कॉस पाई बाई कॉस 90 की वैल्यू 0 कर देंगे, अगर 90 0 कर देते हैं यह तो यह 2 बच जाएगा, जबकि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 लाना है, यूनिट वेक्टर लाना है, इसका मतलब इसका मॉडुलस 1 आना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आप ला दीजिए, जैसे 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पर अगर -2 हो गए कितना, यहाँ पर 1 बना दीजिए, तो 2 - 1 = 1, इसका मतलब माइनस लाना है। तो माइनस लाने के लिए आप कॉस की वैल्यू 2π/3 पुट कर दीजिए। cos 2π/3 का मतलब हो गया आपके 120 की वैल्यू, विच इज इक्वल टू 1 + 1 कितना आएगा, 2 + 2 एंड 120 इज -1/2। cos ये हो गया 3 6 18 2 120 आ गया, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो -1/2 आ जाएंगे, ये कैंसिल कर लेंगे तो ये 1 आ गया, बिकॉज 2 - 1 इज 1, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a + b का होल स्क्वायर इज 1 आ गया, देयरफॉर वेक्टर a + b इज इक्वल टू 1 मिल जाएंगे। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a + b इज इक्वल टू 1 होगा जब आपका ऑप्शन डी 2π/3 होंगे, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी 2π/3 होगा, मीन्स थीटा के प्लेस पर अगर आप 2π/3 रखेंगे तो ये पूरे की मैग्नीट्यूड की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a + b 1 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 17 रहा है, हम लास्ट 2-3 क्वेश्चंस और हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस के प्लस j डॉट i क्रॉस के, ठीक है ना, प्लस k डॉट i प्लस j यूनिट वेक्टर i प्लस j की इसकी वैल्यू पूछा है। i डॉट j क्रॉस के है, सबसे पहले आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, मैंने यहाँ बताया था i j एंड k का ऑर्डर। तो आप जब j क्रॉस k करेंगे तो क्या मिलेगा, i, तो यहाँ लिख दीजिए i डॉट i क्रॉस k करते हैं, देखिए i क्रॉस k ऑर्डर इस तरह से चलते हैं, आपका ये ऑर्डर होता है, जब i क्रॉस k करते हैं तो -j मिलेगा, जब k क्रॉस i करेंगे तो +j मिलेगा। मैंने बताया था i क्रॉस j पर k, j क्रॉस k पर i और k क्रॉस i पर j मिलेगा, लेकिन i क्रॉस k करने पर आपको मिलेगा j डॉट माइनस यूनिट वेक्टर j मिलेगा प्लस k, और यहाँ देखिए i क्रॉस j यहाँ हो जाएगा i क्रॉस j इज इक्वल टू k मिल जाएंगे, तो k डॉट यूनिट वेक्टर k आ गया, इसको देखिए i डॉट i 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस j डॉट j इज 1 एंड k डॉट इज k इज 1 आ जाएंगे, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा, और 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन C 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर लास्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू इफ थीटा इज 19 क्या पूछा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b, देन आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b है। तो आपसे पूछा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों कब इक्वल होंगे, थीटा कितना होना चाहिए कि a डॉट b का मैग्नीट्यूड और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है। तो a डॉट b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉस थीटा और इस टोटल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल लेना होता है। यहाँ पर भी वही मतलब हुआ, यहाँ पर भी मतलब हुआ किसी भी मैग्नीट्यूड मॉडुलस की या रियल नंबर का मॉडुलस कितनी बार फाइंड कर लीजिए वो रियल नंबर मिलता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ a हो गया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल लेना होगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल कर लीजिए, तो कॉस अपॉन साइन लिख लेते हैं हम, या कॉस अपॉन साइन कर लीजिए, या साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, π/4, बिकॉज थीटा हमें जो लेना है वो एक्यूट एंगल लेना, मतलब 0 से 90 ही लेना है अकॉर्डिंग टू, बिकॉज मॉडुलस में दिया, मैग्नीट्यूड दिया था, तो थीटा की वैल्यू π/4 हो गई, और थीटा की वैल्यू π/4 का मतलब हो गया ऑप्शन बी जो π/4 था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद ये एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से शुरुआत करते हैं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।